Okay, so because of the sudden power cut, this lecture will be uploaded in two parts. We are anyways almost done. तो we were solving first MCQ. आपको पूछा है कि इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑर्बिट किसका होगा? तो फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की है, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं की है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का, क्योंकि न्यूक्लियर ऑर्बिट का फॉर्मूला अलग होता है और इसका अलग होता है, राइट? सो you need to remember that we had Rn is equal to n square h square epsilon 0 upon 4 pi, 4 cancel हो जाता है, yes, pi n e me या me mass of electron, not number density of electron, z e square. तो हमने जो फॉर्मूला सीखा था क्लास में, इट वाज विदाउट z, और क्योंकि वो हाइड्रोजन का था, बट जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे z आता है। तो हाइड्रोजन के लिए z फॉर हाइड्रोजन इज 1. व्हाट इज z? मास नंबर. फॉर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, व्हाट इज दिस? और ऑफ कोर्स चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, ओके? तो वैल्यू ऑफ E पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। तो you should know what is Z in case of singly ionized helium, what is Z in case of deuteron, what is Z in case of tritium, what are the charges. Of course you should know this. So after substituting values of Z and E, and of course mass also, क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आपको मास पे डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन में जब आप लेते हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल दिस वैल्यूज एंड यू आर सपोज्ड टू डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ, ओके? मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं, बट सॉल्व आपको करना है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? आर एन, तो हमको पता है कि ये जो z है, इफ आई कीप दिस z असाइड, this turns out to be constant if number of electrons, मतलब charge in electron is constant, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, आयनाइज्ड हीलियम में 1, ड्यूटेरॉन में 1 और ट्रिशियम में भी 1। तो बट मास, आपको ये देखना है कि व्हाट अबाउट दिस फैक्टर, ओके? तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव, वो सॉल्व करो एंड द आंसर इज ट्रिशियम। तो ये असाइनमेंट इसलिए है क्योंकि आई हैव गिवन यू फॉर्मूला एंड यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, राइट? एंड यू आर सपोज्ड टू कन्विंस योरसेल्फ कि आंसर ट्रिशियम आता है। सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन will be smaller than its eighth orbit by a factor of. Radius of fourth orbit हमको पता है Rn equal to, हमने ये फाइंड किया था, what was Rn equal to R1 into n square। तो फोर्थ ऑर्बिट का आएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 R1, और एट्थ ऑर्बिट का आएगा 8 स्क्वायर मतलब 64 R1, राइट? तो R8 by R4 will be 64 by 16 मतलब 4, so by a factor of 4, so R8 is 4 times of R4, so radius of fourth orbit of electron will be smaller than 8 by a factor of 4. Easy question, good, done. In the spectrum of hydrogen atom, which transition will yield longest wavelength? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट, और आपको पता है कि सीरीज लिमिट में इंफिनिटी से उस लेवल पर ट्रांजिशन होता है। हमने लीमेन, बाद में पार्शियल ब्रैकेट फोन, सबका सीरीज लिमिट देखा था। यहाँ पे आपको बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपको पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय पी स्क्वायर, पी मतलब जहां ट्रांजिशन हो रहा है, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर मतलब जहां से हो रहा है। तो इन द फर्स्ट केस, ए केस, ओके, और आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 कहां से कहां, 2 से 1, तो 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 बाय 4, मतलब आपको लैम्डा मिल जाएगा यहां से, नहीं, 4 बाय 3 आर, क्योंकि दिस इज 3 बाय 4, रेसिप्रोकल है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे वेवलेंथ का, तो ये 4 बाय 3 आर आ गया ऑप्शन नंबर ए का। फिर आपको 5 टू 4 बोला है, तो ऑप्शन बी में अगर आप चेक करोगे तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर, 5 टू 4, 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 25, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 माइनस 16 9, और नीचे 25 इंटू 16, ओके, तो 25 इंटू 16 बाय 9 आर, तो 160 प्लस 160 प्लस 80, 400 आर बाय 9, 409, 400 बाय 9 आर। सिमिलरली सी ऑप्शन देखोगे तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब ओरली बता सकता हूँ मैं आपको, ओरली आंसर आपका आएगा ये। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 2 to 1 में 4 बाय 3 आर है, और यहाँ पे 5 to 4 में 400 बाय 9 आर है, तो जैसे जैसे यस इंक्रीज होते जा रहा है। तो हियर इफ यू सी फॉर थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिया है 7 to 6, 6 स्क्वायर इज 36, 49, तो ये आपका आएगा लैम्डा इक्वल टू 49, 49 माइनस 36, नीचे 13 आर और ऊपर 36 इंटू 49, तो 36 इंटू 49 कितना है वो देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। 36 इंटू 49, इट इज 1764, 1764 बाय 13 आर, राइट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी में 8 to 7 ट्रांजिशन है, तो दिस विल बी 1 by lambda is equal to r, 7 square is 49 minus 1 by 64, so lambda is going to be 64 minus 49, that is 15r, or 49 into 64, 49 into 64 is 3136, so this is the longest wavelength basically. Option number D is the right answer, right? Good. So next question, which of the following properties of nucleus does not depend on its mass number? वैसे तो हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स इस बार डिलीटेड है, so you don't know, we have not learned theory of nucleus for this year because it was deleted, but I should tell you it is independent of density, right? So if number of nuclei in a radioactive sample at a given time is n, what will be the number of nuclei and the end of two half lives? बहुत इजी है, सपोज मेरे पास 100 क्वांटिटी है, पहले हाफ लाइफ के बाद 50 बचेगा, मतलब n बाई 2 बचेगा, फिर अगले हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, 25 होगा, तो n बाई 4, राइट, गुड। तो आपको पूछा है आफ्टर 2 हाफ लाइव्स if the number of nuclei in a radioactive sample at a given time is n, so what will be the number at the end of 2 half lives? Okay, so how much is the number at the end of 2 half life? N by 4, okay, at the end of 2 half lives पूछा है। तो
think about it wisely and solve this question क्योंकि ये easy है. What I want you to do is I don't want you to do this way. I want you to make a formula for this. मैंने पूछा कि sixth half life के बाद क्या आएगा, तो you should be able to answer. So end of MCQs. So let's go back to one question which we left. Let's solve this. Disintegration rate of a sample is 10 to the power 10 per hour at 20 hours from the start. मतलब स्टार्टिंग से 20 घंटे के बाद डिसइंटीग्रेशन रेट जो है दैट इज दिस. So at the end of 20 hours from the start, you have disintegration rate of 10 power 10 per hour. Per hour है, भूलना मत. Okay, it reduces to 6.3 into 10 power 9 per hour after 30 hours. Expected भी था क्योंकि disintegration rate मतलब activity depends on how many number of radioactive nuclei you have. तो with time radioactive nuclei कम होता जा रहा है, मतलब disintegration rate dN by dt मतलब activity भी कम ही होने वाला है. Calculate its half life and the initial number of radioactive sample. So let us write down what is given to us. गिवन में आपको दिया है एक्टिविटी dn by dt एट सम टाइम, तो मैंने इसको 1 नोट कर दिया. 10 पावर 10 पर आवर है, 1 बाय आर है. इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो क्योंकि आंसर अल्टीमेटली आवर्स में दिया है, तो डू नॉट कन्वर्ट. ऑफ कोर्स दिस इज एट t1 इक्वल टू 20 आर. ओके, similarly dn by dt 2 is 6.3 into 10 power 9 per hour at t2 equal to 30 hours. Then what we are supposed to find is half-life, second initial number n0. Formula, what formula you are going to use? First, you should know number at any instant of time is initial number e raised to minus lambda t. This is the one thing that you should be knowing. Good. Secondly, what you should be knowing is activity का formula dn by dt is equal to lambda, माइनस भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, lambda n, but n is n0. Yes. Now these are the two formulas that you need to know. Easy है. Now मैं क्या करूंगा, मैं dn by dt at first instant divided by dn by dt at second instant करने वाला हूं, which is equal to, that is going to be equal to, जब रेशो लोगे तो ये लैम्बडा एन जीरो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में आएगा, माइनस लैम्बडा एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी वन अपॉन माइनस लैम्बडा एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी टू. तो कैंसिल कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस लैम्बडा टी टू ऊपर जाने वाला है. ओके, तो ई रेज टू लैम्बडा कॉमन टी टू माइनस टी वन, और ये वैल्यूज आपके पास 10 पावर 10 अपॉन 6.3 इंटू 10 पावर 9 ऑलरेडी है. तो ये आएगा आपका 10 अपॉन 6.3 इज इक्वल टू ई रेज टू लैम्बडा t2 30 माइनस 10, ओके 20, तो अल्टीमेटली 10 बचेगा मतलब. तो यू विल हैव 10 अपॉन 6.3 ई रेज टू 10 लैम्बडा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और ये आता है 1.53587 e raised to 10 lambda. Because I have already done calculations, so मुझे पता है, मैंने करके रखा है वो. You are supposed to do it by yourself. Taking log on both sides. If you take log on both sides, तो आपको मिलेगा 10 lambda is equal to, अभी डायरेक्टली नेचुरल लॉग ले रहे हो कि कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है,
but you should be getting this as 0.4622 per hour. ऑफ कोर्स वो पर आवर में है, तो जब आप लैम्बडा लोगे तो 0.4622 अपॉन 10 ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मतलब एक पावर और एडजस्ट करेगा यहाँ पे, तो लैम्बडा आ जाएगा इतना पर आवर में। ओके, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? हाफ लाइफ हम निकालते हैं 0.693 बाय लैम्बडा से, तो 0.693 बाय लैम्बडा इज 0.04622, ये आ गया आवर्स में। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 14.99 आवर्स, मतलब रफली 15 आवर्स, तो हमारा आंसर है करेक्ट, और इनका प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है, मतलब दैट इज राइट। एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको क्या बोला है? सपोज टू फाइंड आउट इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स। तो हाउ डू यू फाइंड आउट इनिशियल नंबर? हमको ऑलरेडी पता है, n at some instant of time t, n0 e raised to minus lambda t, तो n0 is equal to n of t e raised to minus lambda t, मतलब n of t e raised to lambda t. This is what we know. Okay, good. But as I told you that dn by dt is itself proportional to n, right? तो मैं लिख सकता हूँ n0 is equal to, instead of n of t I can write down dn by dt at first instant और second instant अपने ऊपर है, e raised to lambda t 1, क्योंकि मैं फर्स्ट इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो t1, तो ये आपको दिया है 10 पावर 10 e raised to lambda t1 था 20 hours, good. तो I am leaving this kind of calculations for you now, क्योंकि आ जाएगा 10 पावर 10 e raised to 20 लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू हमने निकाल के रखी है 0.04622, राइट, गुड। तो ये भी पर आवर में है, इसलिए ये भी पर आवर में है। अगर एक्टिविटी सेकेंड में होगा तो लैम्बडा भी पर सेकेंड में लिखना पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू सॉल्व दिस, वो आप खुद करोगे, और वो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 5.452 into 10 power 11 numbers initially, roughly. So this is how you are supposed to do calculations. Okay, which means this is end of the session, end of the chapter. So from next session I am going to first teach basics of semiconductors. बेसिक मतलब जो आपने 11th में सीखना चाहिए था, बिकॉज सम ऑफ यू सेड दैट यू डोंट नो बेसिक्स, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 12th का सेमीकंडक्टर्स मैं सिखा नहीं पाऊंगा, right? So we'll stop here, go through these questions please, and if you find any problem feel free to contact me. और जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ छोटे छोटे, वो आपके लिए है। आई कैन इजीली टेल यू कि हाँ ऐसा करो ये आ जाएगा, बट यू आर सपोज टू डू समथिंग बाय योरसेल्फ। सो विल एंड नाउ।